हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब ये जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें यहाँ पे, तो इसमें आपको एसएससी की अगर कोई तैयारी कर रहा है, उसमें एसएससी में जैसे होता है आपका सीजीएल होता है, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका सीएचएसएल होता है, देन एमटीएस है, ओके। देन उसके बाद अभी सीपीओ की जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये। एक तो एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, इस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए भी आपको ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे कंटेंट या जो मेरा यहाँ पे नोट्स हैं उनका जो सोर्स है वो है यहाँ पे यूपीएससी की बाइबल बुक होती है पॉलिटी के लिए, इसको हम बोलते हैं लक्ष्मीकांत, ओके, लक्ष्मीकांत, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीएससी यानी स्टेट पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसका एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टेट में जैसे आ जाता है आपके पास जेके, एसएसबी या और भी कोई स्टेट है, ठीक है ना, कोई भी स्टेट है इंडिया की नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ठीक है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, तो उस सब के लिए ये वीडियोस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, सब कुछ आपको मुँह ज़ुबानी पढ़ाऊँगा। आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स लेने हैं, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा आपको कहीं और कोई बुक सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, वो मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या कमेंट सेक्शन में ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं पहले। तो वीडियोस जो है वो लंबी होंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ को यहाँ पे फोकस करके चलूँगा, हर एक एग्ज़ाम को। तो इसीलिए देखो, आपको पता है आजकल जीएस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप पूछी जा रही है हर एक एग्ज़ाम में। तो इसीलिए अगर आपको पढ़ना है सच में, तो पढ़ना है तो पढ़ने के लिए डीप पढ़ना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम निकालना है, ओके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है हमारा फर्स्ट यहाँ पे पोर्शन है, फर्स्ट टॉपिक है, ओके। देखो, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट को समझने से पहले एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि रिपब्लिकन सिस्टम क्या होता है। रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें इंडिया की, हम फॉलो करते हैं कौन सा सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अगर हम बात करें यूके की, तो यूके में रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन यूके जो है वो रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इंडियन रिपब्लिक, आपने कभी नहीं सुना होगा यूके रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, वो ये है कि रिपब्लिकन सिस्टम ऐसा होता है जहाँ पे जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? ये होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है रिपब्लिकन सिस्टम में, ये इलेक्टेड होता है, आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये क्या होता है, इलेक्टेड होता है। लेकिन अगर यूके की बात करें, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन है? वो है यहाँ पे क्वीन, ठीक है। अब क्वीन की जो भी जनरेशन है वो यहाँ पे क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। मतलब ये एक हेरिडिटरी पोस्ट है, ठीक है ना, हेरिडिटरी पोस्ट है। यानी क्वीन होगी, फिर इसके बेटे होंगे, फिर उसके बेटे, फिर उसकी बेटी वगैरह जो भी होगा वो यहाँ पे ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है ये 5 साल के लिए होता है, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं और नया स्टेट जो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंडिया का पूछा, इंडिया जो है एक रिपब्लिकन सिस्टम है। रिपब्लिकन सिस्टम क्यों है? इसका मकसद, इसका मतलब ये है कि इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है, वो इलेक्टेड है, ठीक है ना, वो क्या है, वो इलेक्टेड है, ओके। इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो अब अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है,
तो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी, ये नोट साथ साथ में लिखते जाना, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, देयर शैल बी, यहाँ पे एक होना चाहिए प्रेसिडेंट, ठीक है। और आर्टिकल 53 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 53 वो ये कहता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं, मैं बताऊंगा एग्जीक्यूटिव पावर क्या होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं शैल बी वेस्टेड ऑन या एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव पावर क्या होते हैं, देखो पावर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ये होता है कि लॉ मेकिंग के जो भी पावर होते हैं, ठीक है ना, लॉ मेकिंग यानी कानून को बनाना। लेजिस्लेटिव मतलब कानून को बनाता कौन है, ये बनाता है पार्लियामेंट, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी कानून बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बिल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बिल। जब इस बिल पे प्रेसिडेंट का एसेंट आता है तो वो हो गया यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर, यानी एग्जीक्यूट करना किसी चीज़ को, वो उस चीज़ को वजूद में लाना, एक्ट में लाना। तो एक्ट कब बनेगा, जब एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेगा। लेकिन ये लिखा है कि ये जो एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है ये ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, ये चीज़ें सब हम आगे पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी ये समझ लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं सिंपली होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो सब किसका पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, पीएम, ठीक है, इसको हेड करता है। तो ये एडवाइस करेंगे किसको, जैसे ही इसके पास कुछ बिल आएगी ये एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि इस बिल को साइन कर दो। तो प्रेसिडेंट अब साइन करेगा कि नहीं, मानेगा कि नहीं, ये क्या मानेगा या नहीं मानेगा, ये कहाँ पे लिखा है। ये एक अमेंडमेंट आई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसने ये जो एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको, प्रेसिडेंट को, तो ये बाइंडिंग है किस पे, यानी प्रेसिडेंट को ये मानना पड़ेगा कि आपको साइन, अगर ये बोलेंगे साइन करना है तो हाँ करना है, प्रेसिडेंट नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं करना, ठीक है। तो ये बाइंडिंग कर रही थी, बाइंडिंग यानी कि उसको इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन उसके बाद आता है एक और एक्ट, एक और अमेंडमेंट जिसको हम बोलते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि देखो, इसने बोला कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल आती है या उसको अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करना है, जो एडवाइस है, यानी अगर बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं कि आप इस बिल को साइन कर दो, तो ये रिकंसिडर कर सकता है। रिकंसिडरेशन का पावर दे दिया किसको, प्रेसिडेंट को 44th अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक। यहाँ पे सिर्फ बाइंडिंग लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा, रिकंसिडरेशन का पावर जो है वो दे दिया। रिकंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, आपने बिल दी, मुझे बोला इस पर साइन कर दो, तो मैं आपको बिल वापस करूँगा। मैं बोलूँगा देखो इस पर फिर भी आप चेक कर लो। जब आप इसको चेक कर देंगे फिर मुझे बिल वापस भेजेंगे। अब जब सेकंड टाइम बिल वापस भेजेंगे तो सेकंड टाइम यहाँ पे क्या होगा, आपको बिल जो मुझ पे क्या होगा, ये बाइंडिंग होगा, ठीक है, बाइंडिंग होगा ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मुझ पे बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट ने क्या एक प्रोविजन ऐड किया यहाँ पे, रिकंसिडरेशन एक्ट किया। तो उसके बाद अगर बिल सेकंड टाइम आती है प्रेसिडेंट के पास तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस पे बाइंडिंग हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ आ रही होगी। मैं काफ़ी आहिस्ता और काफ़ी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसा डिटेल में शायद ही आपको मिलेगा कहीं पे, क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या होता है, अगर कोर्स कोई होता है तो उसमें हम एक एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, यहाँ पे एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करते, यहाँ पे सब एग्ज़ाम पे फोकस किया जाता है। तो सब एग्ज़ाम में से सब एग्ज़ाम निकल जाते हैं, तो उस सब एग्ज़ाम को लेके पढ़ाना पड़ता है। ओके, उसके बाद हम देखें आर्टिकल
54, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 54 क्या बोलता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। इतना पता चल गया, आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। पार्टिसिपेशन बॉडी कौन सी है, उसके बाद कंडक्ट कौन करता है इसके इलेक्शंस, उसके बाद हम देखें कंडक्ट कौन करता है इसके इलेक्शन। हाँ, यही 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जनरली इलेक्शन में ये 2 चीज़ें। अब पार्टिसिपेट कौन करेगा? देखो जो भी इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्टेड याद रखना, इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड नहीं, ठीक है ना। इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये चीज़ याद रखना। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के और राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के और पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? वोटिंग में, ठीक है। अब हर एक एमपी या एमएलए की वोटिंग जो होगी उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपी और एमएलए इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज सेम, नहीं सेम नहीं है, एक अनइक्वल है, यानी इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट बोलते हैं, सिस्टम होता है जहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए कितने यानी मेंबर कितने हैं इनटू 100 करना पड़ता है, 1/100। तो उसके बेस पे अगर पॉपुलेशन किसी स्टेट की ज़्यादा होगी, किसी स्टेट की कम होगी, अगर जहाँ जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस एमएलए या एमपी का वोट की वैल्यू भी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपने देख लिया इलेक्टेड लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर जो होते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। कंडक्ट कौन करता है इलेक्शन? ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो इसका क्या करता है? इस इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, हाँ अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाएगा रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सॉल्व करेगा, नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे लिखा था, उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिए थे, ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था, तो बहुत सारे लोगों ने ये वाला टिक किया था। लेकिन मेन आंसर क्या है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट जो है ये मेन अथॉरिटी है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी इसको। हाँ, एक और चीज़ है इसमें, एक और चीज़ ये है कि विप इज़ नॉट अलाउड, विप इज नॉट अलाउड इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। विप क्या होता है? विप एक कमांड होती है। क्या होता है? ये कमांड होती है, ठीक है। ये कमांड होती है, यानी अगर कोई भी चीज़ होती है, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक बिल आ जाती है एक बिल आ जाती है, मानते हैं एक बिल आ जाती है किसमें? पार्लियामेंट में। तो कांग्रेस जो है और बीजेपी जो है, कांग्रेस बोलेगी अपने कैंडिडेट्स को, अपने जो उसके मेंबर्स होते हैं कि इस बिल पे आपको साइन नहीं करना, ठीक है ना, इस बिल पे आपको वोट नहीं करना। बीजेपी बोलेगी इस बिल पे आपको वोट करना है। तो अगर कोई भी पर्सन, अगर कांग्रेस का कोई भी पर्सन कांग्रेस ने बोला है वोट नहीं करना, अगर वो वोट कर देता है तो उस पर विप अलाउ हो जाती है, उसको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे किया जाएगा। विप जो होती है ये बाइंडिंग है, ठीक है ना। विप क्या है? ये बाइंडिंग है। अगर कोई भी ऐसी कमांड होती है तो पार्टी वालों को माननी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कमांड इशू नहीं की जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसको एक फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने जो मेन कैंडिडेट है उसको इलेक्शन के लिए उसको वोट कर सके, ठीक है। तो विप जो है यहाँ पे अलाउ नहीं की जाती, ये चीज़ आप याद रखना, ओके। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कुछ और चीज़ अगर रह जाती है मुझे और क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रह जाता है विप के हिसाब से, शायद इतना ही है, ठीक है। हाँ, विप ही हो गया हमारे पास, हमने ये भी देख ली, ओके। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने यहाँ पे देख ली। बाकी तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है, काफ़ी डिटेल है ये इसमें। इलेक्शन हमने देख लिया,
अब हम देखते हैं इसके बाद इसका इम्पीचमेंट। इलेक्शन देख लिया ना, अब इसको इम्पीच करना है हमें, प्रेसिडेंट को अगर हटाना है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखो अगर आपको वो नोट बनाने होते हैं तो वीडियो को पास कर लेना और उसके बाद आप नोट बनाना, ठीक है। ये कौन सा लाइव चल रहा है आपके लिए, ओके। तो इम्पीचमेंट किसके अंदर आता है, ये आता है आर्टिकल 61 के अंदर, ठीक है। अब इम्पीचमेंट में क्या होता है, इम्पीचमेंट का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना। अब इसका ग्राउंड क्या है, क्यों रिमूव कर सकते हैं हम प्रेसिडेंट को। इसका ग्राउंड जो है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेज क्या है, ये नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफाइन नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ग्राउंड क्या है, कौन से ग्राउंड पे होगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ग्राउंड है। इसके ग्राउंड पे हम इम्पीच कर सकते हैं इसको, प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 61 के अंडर। अब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, ये डिफाइन नहीं किया गया है कहाँ पे, इसमें क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। अब इसका क्या क्या प्रोसीजर क्या है इसकी अगर हम प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पे आते हैं थोड़ा, प्रोसीजर क्या है इम्पीचमेंट का। देखो प्रोसीजर ये है कि एक रेजोल्यूशन को पास करना है, ठीक है ना। एक रेजोल्यूशन को लाया जाएगा आइदर हाउस में, यानी किसी भी हाउस में, आइदर हाउस यानी या तो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, यानी एक डॉक्यूमेंट लाया जाएगा, एक वहाँ पे लिखा होगा। और इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट चाहिए, दिस रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाई नॉट लेस देन, यानी नॉट लेस देन 1/4 मेंबर ऑफ द, या 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, यानी जिस हाउस से इसको ओरिजिनेट किया गया ना। यानी फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा से ये रेजोल्यूशन पास होगा तो वहाँ पे इसको 1/4 मेंबर जो हैं इसको सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, इसके बाद 14 डेज नोटिस दिया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को, नोटिस दिया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को। और 14 डेज के बाद यहाँ पे क्या होगा, हर एक हाउस को, ईच हाउस को रेजोल्यूशन जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है ना। यानी जितने मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट है उनका 2/3 कितना होता है, 66 पॉइंट समथिंग परसेंट 2/3 होता है, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी से क्या होता है, इम्पीचमेंट होती है। बाद में ये रेजोल्यूशन को पास करना है किससे, स्पेशल मेजॉरिटी से। ये रेजोल्यूशन जब पास हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाएगा। और अभी तक नो प्रेसिडेंट इज़ इम्पीच्ड टिल नाउ, अभी तक ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच नहीं हुआ है, इम्पीच्ड टिल नाउ, ओके। आई होप आपको मेरा जो मैं लिखता हूँ, शायद यहाँ पे हैंड राइट अच्छी नहीं बन रही तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वहाँ पे देख लो, स्पेशल का मतलब आपको पता है वोट क्या क्या होते हैं, तो एडजस्ट कीजिए थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता से हैंड राइट जो है वो ठीक हो जाएगी, ओके। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख ली, इम्पीचमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस हर एक चीज़ पे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन सकता है, ये चीज़ याद रखना। अब सब कुछ देख लिया, अब ये तो बताओ कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है। हम पिच कर देंगे, लेकिन अलर्ट किसके बेस पे करोगे आप, क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, 35 LOC, ठीक है, यानी 35 LOC, 35 ईयर की एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, मतलब मोर देन 35 ईयर एज होनी चाहिए, ठीक है ना। 35 ईयर या उससे ज़्यादा, इक्वल टू 35 ईयर और मोर देन 35 ईयर एज होनी चाहिए। ही शुड बी मेंबर ऑफ लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ही शुड नॉट या ही मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉई ना हो, ऐसी कोई कंपनी गवर्नमेंट की रन ना करता हो, या MP ना हो, MLA ना हो। अगर वो ऐसा होगा भी तो उसको अपने ऑफिस में ओथ लेने से पहले वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इंडिया में क्या है, यहाँ पे सिटीजन जो है इंडिया का वही यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, उसको क्या बोलते हैं, US की, US में अगर कोई पर्सन बाहर से आके सेट हो जाता है और वो सिटीजन बन जाता है वहाँ का, तो वो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। तो ये थी क्वालिफिकेशन, ठीक। 35 LOC याद रखना। और अगर क्वालिफिकेशन का आपको आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 58 है, ठीक। क्वालिफिकेशन का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 58। तो अब हमने बहुत सारा देख लिया, अब क्या और देख सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ इसके पावर के बारे में देख लेते हैं। अब प्रेसिडेंट बोलेगा कि मेरी पावर को मत बोल तू, और प्राइम मिनिस्टर बोलेगा मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम जो नॉमिनल हेड है। इतना चीज़ याद रखना, ही इज़ द नॉमिनल हेड, ही इज़ द, ही या शी कुछ भी यार, ही या शी इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। जो रियल हेड कौन होता है, रियल पावर किसके पास होती है, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन जो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है वो ये होता है, ठीक। पावर की अगर हम बात करें, इसके पावर एक होता है डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है अपनी मर्जी से, ऐसे पावर जो ये अपनी मर्जी से एक्सरसाइज कर पाए। जनरली अपनी मर्जी से बहुत कम इसके पास पावर होते हैं, लेकिन हाँ एक पावर होता है, अगर ये किसी PM को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी पार्टी में मेजॉरिटी नहीं बन रही, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी PM को खुद अपॉइंट कर सकता है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 74 ये बोलता है कि यहाँ पे एक देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। सो प्रेसिडेंट जो है ये विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे होना ज़रूरी है। इसके पावर जो है, यानी यूँ समझो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसका जनरेटर है, जनरेटर पे को तार लगाएंगे तो बिजली चलेगी, ठीक है ना। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा तो ये पावर अपने एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 78 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो उसकी ड्यूटी है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करें अबाउट द अफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो भी चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, अफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है ना, लेजिस्लेचर के बारे में इसको इन्फॉर्म करें, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे आता है आर्टिकल 85 में क्या कर सकते हैं, ये अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। जनरली क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसको बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप सेशन को समन कीजिए, ठीक है ना। तो ये समन कर सकता है सेशंस को, सेशन किसके, पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं ना, उसको क्या कर सकता है, ये समन कर सकता है। देन उसके बाद आर्टिकल 78C, ठीक है ना। अगर कोई भी ये क्या करता है, ये रेफ़र करता है कोई भी इंडिविजुअल डिसीजन को, रेफ़र करता है, ये छोड़ी रेफ़र करता है, सिंपली ये आर्टिकल 78C से ये इम्पोज करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अगर एक सिंगल पर्सन ने कोई एक्ट किया है तो ये उसको रेफर करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये मुझे बोले सारा, तो इसके साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इम्पोज हो जाती है, ठीक है। तो ये थे इसकी डिस्क्रिप्शन पावर। फिर इसके पास जो है डिप्लोमेटिक पावर होते हैं, डिप्लोमेटिक पावर यानी उसके साथ ये अगर कोई भी बाहर से हेड ऑफ द स्टेट या कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है तो उसको जनरली जो है ये मेन जो है बॉडी जो है वो उसको साथ रिसीव करता है वगैरह वगैरह, जो भी है डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो भी होते हैं इंडिया के वो इसके नाम पे साइन होते हैं, ये चीज़ याद रखना।
देन मिलिट्री अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, ये हेड ऑफ मिलिट्री होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे हाँ इमरजेंसी पावर है। इसके बाद जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसके पास क्या क्या पावर है, ठीक है ना। आर्टिकल 352 होता है, 356 होता है, 360 होता है, तो ये इमरजेंसी पावर है। 352 हो गया नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद एक और पावर होता है इसके बाद, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, वो है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर क्या है यहाँ पे इसके बाद, पार्डन, PARDN, पार्डन, रिप्रायो, रिस्पाइट, रिमिशन, रिमिशन होता है। देन उसके बाद यहाँ पे कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन होता है। पार्डन का मतलब ये होता है कि जो भी सज़ा है उसको माफ़ कर देना, ठीक है ना, उसको माफ़ कर देना सज़ा को, उसको हम बोलते हैं पार्डन। रिप्राइव का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे लगाना, टेम्परेरी स्टे लगाना। अगर किसी को फांसी की सज़ा हो गई है तो उसको टेम्परेरी स्टे यहाँ पे लग सकता है, या जेल होने वाले तो टेम्परेरी स्टे यहाँ पे लग सकता है। देखो जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एक पिटीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं मर्सी पिटीशन, ठीक है ना, मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन यहाँ पे भरनी पड़ती है इसको प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो है ये मर्सी पिटीशन जो है उसके हिसाब से ये पावर जो है इसके पास है। रिस्पाइट यानी जी हो गया कि जो हार्शनेस है, हार्शनेस है किसी भी ऑफ सेंटेंस की, यानी कि सज़ा की अगर हार्शनेस है उसको कम करना, ठीक है ना, उसको क्या करना, कम करना, हार्शनेस ऑफ द सेंटेंस कम करना। अब इसके कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे अगर लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से क्या किया जाता है, इसकी जो सज़ा है अगर वो सख्त है, वो हार्ड है, तो उसको क्या किया जाता है, थोड़ा लाइट किया जाता है। रेमिशन का क्या मतलब होता है, रेमिशन का मतलब होता है कि लेंथ कम करना सज़ा की, ठीक है। अगर 1 साल की है तो उसको 6 महीने कर देना, ठीक है, लेंथ को क्या करना, कम करना ऑफ द सेंटेंस, ठीक। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब ये हो गया कि चेंज करना सेंटेंस को, चेंज करना सेंटेंस को फ्रॉम डेथ टू फ्रॉम डेथ टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, PRESSIO इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब ये आपको पता है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 1932 में, उस वक्त गांधी जी ने भगत सिंह के लिए ये फाइल किया था कम्यूटेशन के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं माना अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो ये गांधी इरविन पैक्ट जो है तब ये काफ़ी ज़्यादा उस वक्त ये वाला कम्यूटेशन सेंटेंस जो थी भगत सिंह के लिए गांधी जी ने मांगी थी, इसलिए ये वाली जो चीज़ें ये एग्ज़ाम में आती है। रिसेंटली जो निर्भया केस था, और निर्भया केस के जो कल्प्रेट्स उनको जब फांसी होने वाली थी, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ये वाली मर्सी पिटीशन साइन की, भेजी थी इसको प्रेसिडेंट को, ठीक। जो जुडिशियल पावर्स हैं ये आते हैं आर्टिकल 72 में, ये चीज़ याद रखना। तो काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, थोड़ा सा एक लास्ट पे एक और चीज़ बता देता हूँ जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्या पता इस पे भी क्वेश्चंस पूछे। वीटो के पावर क्या होता है, वीटो क्या होता है, किसी चीज़ को भी रिजेक्ट कर देने को वीटो बोलते हैं, ठीक है। वीटो इसके पास देखो, वीटो कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो होता है, क्वालिफाइड वीटो होता है, ये वीटो हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे पॉकेट वीटो होता है, पॉकेट वीटो होता है। देन उसके बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। अब जो क्वालिफाइड वीटो है ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ठीक है, तो इसको मिटा दो, ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो, ये 3 वीटो जो होते हैं, ठीक है। पॉकेट वीटो क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, विद हेल्ड कर देना, अगर इसके पास कोई भी बिल आती है तो उसको ये विद हेल्ड कर लेता है, अपने पास रख लेता है। तो इसके 2 ग्राउंड्स हैं, अगर प्राइवेट बिल हो, ठीक है ना, प्राइवेट मेंबर बिल हो तो उसको ये एब्सोल्यूट वीटो वहाँ पे एक्सरसाइज करता है, या गवर्नमेंट अगर रिज़ाइन कर देती है, उसकी जो बिल होती है उसको फिर ये क्या करता है, रिज़ाइन वाली गवर्नमेंट का बिल जो है
उसको विद हेल्ड कर लेता है। पॉकेट वीटो यानी नॉट टेक एनी एक्शन, नॉट टेक एनी एक्शन, कोई भी एक्शन यहाँ पे बिल पे नहीं लेता, ठीक है। और 6 महीने के बाद बिल जो है वो आपको पता है ख़त्म हो जाती है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, रिकन्सिडरेशन के लिए बिल को भेजना, जो मैंने अभी आपको बताया था 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है रिकन्सिडरेशन के लिए बिल को भेजना वापस, ठीक, उसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। तो ये थे वीटो पावर किसके, प्रेसिडेंट के। और ये आता है आर्टिकल 111 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो वीटो जो होता है, कांट एक्सरसाइज वीटो एक केस में, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो अगर, तो वहाँ पे ये वीटो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये किसके अंडर आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 के अंडर ये आता है। तो ये चीज़ याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे वीटो नहीं एक्सरसाइज कर सकता, ही इज़ बाउंड, ठीक है ना, ही इज़ बाउंड टू साइन या गिव एसेंट। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है, मनी बिल जो है, ठीक है ना, मनी बिल जो है उस पर भी ये बाउंड होता है साइन करने का, मनी बिल पे भी ये वीटो नहीं कर सकता, ठीक। ओके, तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, यानी ऐसे टॉपिक देख लेते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, सेकंड प्रेसिडेंट कौन था, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। देखता हूँ आपको कितना आता है, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूँ, शायद सेकंड प्रेसिडेंट जो है बहुत कम लोगों को पता होगा। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी यहाँ पे हमारी, ठीक है। हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो ये थी पृथ्वी देवी सिंह। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था हमारे इंडिया का, ये थे जाकिर हुसैन सर, ठीक है, जाकिर हुसैन सर। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट कौन थी, तो ये थी अभी जो हमारी करंट प्रेसिडेंट हैं, मिस द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। देन APJ अब्दुल कलाम साहब जो हैं, ये 11th प्रेसिडेंट हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना, 11th प्रेसिडेंट ये हमारे हैं। तो आई होप इन्हें आपको रिवाइज करना अच्छे तरीके से। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी चीज़ अब यहाँ पे रह चुकी है जो मुझे पढ़ानी थी या मैंने नहीं पढ़ाई, मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ाया। ओके, अब नेक्स्ट इसके ऊपर हम वाइस प्रेसिडेंट बाकी सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसे डिटेल में हर एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ऑल पे रखना। उसके साथ साथ हम SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह वो भी चढ़ा रहे हैं, तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।